Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the organisms and population. हमने सभी चैप्टर्स का आपको ऑन शॉट प्रोवाइड कर दिया है. आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन को. तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को. तो जैसे हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन को स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक हमारा है इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो study of interaction of among organisms, between organisms and its physical environment. Physical environment means abiotic environments के बारे में हमको पढ़ना है, स्टडी करना है organisms के बारे में इस इकोलॉजी में. जैसे बहुत सारे लेवल्स पे होते हैं इकोलॉजी के, 4 लेवल्स होते हैं: ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम. ओके, अगर मैं बात करूँ, ये डिफिनेशन आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेवल पूछ सकता है. ठीक है, तो इकोलॉजी के लेवल को अगर मैं बताऊं तो लेवल ऑफ इकोलॉजी है 4 लेवल पे: ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स. बहुत सारी स्पीसीज मिलके बहुत सारी स्पीसीज मतलब ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं. बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगे? कम्युनिटीज़ बनाएंगे. बहुत सारे कम्युनिटीज़ मिलकर आके बायोम बनाएंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, बायोम, कम्युनिटी क्या है, बायोम क्या है. स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स हैं. बहुत सारे स्पीसीज मिलके, एक स्पीसीज, 2 स्पीसीज, 3 स्पीसीज, 4 स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज मिलके क्या बनाएंगे? एक पॉपुलेशन बनाएंगे. पॉपुलेशन क्या है? जनरली सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, है ना. और बहुत सारे स्पीसीज मिलके, अब यही बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके, जो पॉपुलेशन है मिलके एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे कम्युनिटीज़ मिलके क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं. ओके, अब मैं अगर बात करूँ मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में. इकोलॉजी हमने देख लिया, लेवल हमने समझ लिया. बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं. 4 फैक्टर आपको पढ़ना है: टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. टेम्परेचर, वाटर एंड लाइट एंड सॉइल. बात करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक मोस्ट इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट फैक्टर है. ठीक है, टेम्परेचर जो है मोस्ट इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर है. 2 टाइप के टेम्परेचर हो सकते हैं, यूरोथर्मल एंड स्टेनोथर्मल. अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स, जो स्पीसीज वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकता है ना, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकता है, उसको यूरोथर्मल बोलेंगे. और ऐसे स्पीसीज जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहते हैं उसको बोलेंगे स्टेनोथर्मल. जैसे पोलर बियर हुआ तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को करता है, तो स्टेनोथर्मल है. तो टेम्परेचर में भी जैसे बोलते नहीं, ये वाइड रेंज ऑफ यूरो मतलब होता है वाइड, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर. तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो ऑर्गेनिजम्स, जो स्पीसीज वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को करता है मतलब सहता है, उसको बोलते हैं यूरोथर्मल. और स्टेनोथर्मल हमारा होता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को. ऐसे स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहते हैं उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल. तो टेम्परेचर हमने समझ लिया. एबायोटिक फैक्टर्स हम देख रहे हैं: टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. 4 एबायोटिक फैक्टर हैं. टेम्परेचर हमने समझ लिया. चलिए देखते हैं वाटर को. वाटर क्या है? वाटर, जैसे हमको लगता है कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको तो भाई पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पानी से उनको पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं. दे आल्सो हैव वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. जैसे सैलिनिटी, इसको सैलिनिटी बोलते हैं. ठीक है, जैसे केमिकल कंपोजिशन, पीएच वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है वाटर की. ठीक है, तो वाटर में अगर मैं बात करूँ तो एक्वेटिक एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, जैसे सॉल्ट कंसनट्रेशन इनलैंड वाटर में लेस देन 5 ppt, सी में 30 से 35 ppt, हाइपर सैलाइन लैगून्स में मोर देन 100 ppt, है ना. तो वाटर में भी जैसे 2 टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी पे होते हैं और एक नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को. तो वाटर के भी 2 टाइप हैं. सॉरी, वाटर के टाइप नहीं है, जैसे एक यूरोहेलाइन और एक स्टेनोहेलाइन. जैसे हमने टेम्परेचर में पढ़ा था यूरोथर्मल एंड स्टेनोथर्मल, तो थर्मल की बात की गई थी तो टेम्परेचर. तो इसी तरीके से हमने पढ़ना है यूरोहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन. तो चलिए देख लेते हैं यूरोहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइंस को. तो हमने देखा वाटर, हमने देखा यूरोहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन. जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर में था यूरोथर्मल एंड स्टेनोथर्मल, तो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीसीज वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को सह लेते हैं उसको बोला जाता है यूरोहेलाइन. और नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को जो रहते हैं उसको बोला जाता है स्टेनोहेलाइन. ओके, तीसरा एबायोटिक फैक्टर हमारा लाइट है. लाइट सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सनलाइट वगैरह, ये सबको पता है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको सबको नाम पता होना चाहिए. 4 एबायोटिक फैक्टर है: टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. तो टेम्परेचर हमने देख लिया, वाटर देख लिया, लाइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 4th टॉपिक हमारा है सॉइल. तो 4th हमारा एबायोटिक फैक्टर है सॉइल.
अब सॉइल ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे क्लाइमेट पे, वेदर प्रोसेस पे, सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस पे, है ना। तो ये हो गया हमारा सॉइल। तो 4 एबायोटिक फैक्टर थे। आपको जनरली थोड़ा सा आइडिया सबको होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं पूरा डीप में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स की, है ना, हमने क्या देखा, हमने देखा कि एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की। कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हैं एबायोटिक फैक्टर्स के? तो 4 रिस्पॉन्सेज हैं, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। ठीक है, रेगुलेट वो होते हैं जैसे मैमल्स हुआ, बर्ड्स हुआ, हम लोग हैं रेगुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर को, जैसे टेम्परेचर है, वाटर है ना। तो इन सब चीज़ों को, लाइट है, इसको हम रेगुलेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जो प्लांट्स कन्फर्म में आते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स भैया जो रेगुलेट नहीं कर पाए, अब क्या होगा, अपने एकदम कन्फर्म रहते हैं ना, ये रेगुलेट नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट चेंज करते रहते हैं इन्वायरमेंट के साथ। प्लांट है ठंडी में भी रहेगा, गर्मी में भी, बरसात में भी, मतलब उनको ऐसे टेम्परेचर के साथ चेंज क्लाइमेट के साथ चेंज होते रहते हैं। तो ये हुआ हमारा कन्फर्म रहते हैं ना, और ये रेगुलेट कर लेते हैं अपने आप को। और माइग्रेट क्या होता है, अब कोई भी टेम्परेचर है, सपोज टेम्परेचर ही ले लो, कोई एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, तो वहाँ से जो बहुत सारे स्पीसीज होते हैं माइग्रेट कर लेते हैं, मतलब वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, या तो सस्पेंड हो जाते हैं। तो रिस्पॉन्सेज क्या है एबायोटिक फैक्टर की? रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। एक फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं माइग्रेशन के बारे में। तो माइग्रेशन यहाँ पे देखो, साइबेरिया एक जगह है, ठीक है। साइबेरिया से जो बर्ड्स होती हैं वहाँ से माइग्रेट करके आ जाती हैं कहाँ पे? खिलेडो नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर में है। कहाँ है? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइबेरिया से जो बर्ड्स आती हैं कहाँ पे? तो खिलेडो नेशनल पार्क भरतपुर में जो कि है वहाँ पे, ठीक है। तो माइग्रेट हमने पढ़ लिया, सस्पेंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिगर आप समझ लें, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये है रेगुलेटर, इंटरनल लेवल जो है इनका सेम है, इंटरनल लेवल ऐसे पे है एकदम रेगुलेटर, जैसे बर्ड्स हुए, मैमल्स हुए। लेकिन कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि मतलब अपने रेगुलेट नहीं कर पाती, तो वो क्या हो जाती हैं? माइग्रेट कर जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा साइबेरिया से बर्ड्स माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? खिलेडो नेशनल पार्क्स में। तो हमने माइग्रेशन भी समझ लिया, सस्पेंड भी समझ लिया। फिगर हमने देखा, ये देखो कन्फर्मर्स का, कन्फर्म है एकदम, है ना। एनसीईआरटी में फिगर गिवन है, चाहे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कन्फर्मर्स में आ जाते हैं आल प्लांट्स जो कि इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। पार्शियल रेगुलेटर्स हैं, जो कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स दोनों के बीच में रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पार्शियल रेगुलेटर्स। तो फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं, सस्पेंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम चलते देख लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन क्या होते हैं? सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, पार्टिकुलर स्पीसीज जो कि पाए जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, मतलब इतने एरिया में कितने स्पीसीज पाए जाते हैं, वही तो हमारा पॉपुलेशन हुआ। कितने स्पीसीज पाए जाते हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हमने यही तो देखा था। ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटीज़ बनाती है, कम्युनिटीज़ मिलकर बायोम्स बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे करता है? ठीक है, पॉपुलेशन हम समझेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता कैसे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाना, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाना, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम यन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ाना, एक फिगर है हमने बनाया है, आप देखें तो ये जो फिगर है, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से डिनोट करते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ता कैसे है, ग्रोथ कैसे होती है? तो जैसे देखो नेटेलिटी, नेटेलिटी है, नेटेलिटी मतलब क्या हुआ? बर्थ। अब कोई जैसे है 100 लोग हो, है ना, सपोज इस 100 लोगों का एक वो है, एक गांव है मान लो, है ना। तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी? तो जैसे देखो यहाँ पे बर्थ हुआ कितने लोगों का? 10 लोगों का जन्म हो गया, तो ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ना पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बढ़ती है? जब नेटेलिटी होती है, अर्थात बर्थ होता है, तो यहाँ से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई? बढ़ गई, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई। और पॉपुलेशन डेंसिटी घटती कब है? मॉर्टिलिटी, जब वहाँ से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाता है। सपोज यहाँ पे 5 लोगों की डेथ हो गई, तो यहाँ पे 5 लोगों की डेथ हो गई, तो मतलब 5 लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी खत्म हो गई। और इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन को यफ से डिनोट करते हैं। इमिग्रेशन मतलब क्या? ए भी प्लस का आइकन। इमिग्रेशन मतलब कोई दूसरा देश है ना, कोई दूसरे देश से आके यहाँ पे कोई बस है, कोई नेपाल का है, ठीक है, नेपाल का है, वो भारत में आके बस जाए और भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो डेंसिटी को तो बढ़ाया ही ना, पॉपुलेशन को तो बढ़ाया, तो वो क्या हुआ? इमिग्रेशन। और इमाइग्रेशन क्या होता है? जो हमारे यहाँ से चला जाए। अब कोई जैसे हमारे यहाँ से कोई यूएस से चला गया,
तो हमारे यहाँ की वो डेंसिटी कम हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई। तो जो बाहर से हमारे यहाँ आते हैं उसको इमिग्रेशन बोला जाता है, जो हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं उनको ई माइग्रेशन बोला जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से बढ़ती है। जब यहाँ से बर्थ होता है तब पॉपुलेशन बढ़ता है, कोई दूसरे देश से आते हैं तब पॉपुलेशन बढ़ता है। पॉपुलेशन घटता कब है? जब डेथ होती है या फिर वो देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, इमाइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज पिरामिड्स की। एज पिरामिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एज पिरामिड्स के ऊपर 3 टाइप के एज पिरामिड्स होते हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन। ये जनरली रिप्रेजेंट करता है एज पिरामिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिंग को क्या होता है? एक्सपेंडिंग देख रहे हैं आप, लगातार एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मतलब घटता जा रहा है, एक्सपेंड किया ना एक तरीके से। और ये स्टेबल है, यहाँ पे देखो एकदम स्टेबल अमाउंट में है। ठीक, और डिक्लाइनिंग में क्या हुआ? पहले घटा था, फिर बढ़ा, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो ये हुआ हमारा डिक्लाइनिंग। तो एज पिरामिड्स आपको अगर ड्रा करने को बोले तो आपको सिंपल सा ऐसे ही एज पिरामिड्स ड्रा करना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ मैं 4-5 पेज में आपको पूरी चैप्टर समझा देता हूँ, है ना, एकदम चार्ट पेपर के माध्यम से। तो बहुत ही मेहनत लगती है चार्ट पेपर को बनाने के लिए, तो चार्ट पेपर को आप मेरे वीडियो के साथ साथ ही बनाते चलें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही आपको हेल्पफुल होगी। और इस चार्ट को आपको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और मुझे तो लगता है आपको याद हो गया होगा। बात करते हैं 4th टॉपिक की, तो ग्रोथ लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमको एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ना है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो हमने पॉपुलेशन देख लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, एज पिरामिड्स के बारे में पढ़ लिया। ग्रोथ 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट के जाना है, समझ के जाना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम्स में आपकी। अगर मैं आपको बताऊं तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये देखो, ये अब की बार बोर्ड में आया हुआ एग्जाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ से, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। 2 टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। अब जैसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, कुछ लोग हैं उन्होंने कहा रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, लेकिन सबको पता है रिसोर्सेस लिमिटेड है ना। तो जो रिसोर्सेस अनलिमिटेड जिसमें बोला गया है वो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और जिसमें रिसोर्सेज को लिमिटेड बताया गया वो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ है। समझदार लोग आए कुछ, उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अब खाना है, फूड है, वो लिमिटेड है ना, आप कमाओगे तभी खाओगे। तो ये हुआ हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ। एनसीईआरटी में दोनों फिगर जो है एक ही साथ मर्ज करके दिखाया, तो उतना समझ में क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए मैं दोनों फिगर अलग अलग करके आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, ये हमारा क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज ऐसे अनलिमिटेड है। और यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या था, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पहले बढ़ी फिर घटी फिर बराबर में है। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इसको dn/dt इज इक्वल टू RN से डिनोट करते हैं, इसको dn/dt इज इक्वल टू RN इन द ब्रैकेट K-N/K। ये हम समझते हैं इक्वेशन है, इक्वेशन आपको याद करके जाना है अच्छे से। इक्वेशन क्या है, NT N0 और T। इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, और ये वाला इक्वेशन हमारा किसका है, ये वाला इक्वेशन हमारा है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। अभी आप कहोगे कि ये क्या है, ये क्या है, तो NT हमारा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। N0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 टाइम पे कितनी डेंसिटी है। R हमारा इंट्रिंसिक रेट को बताता है, ये R हमारा इंट्रिंसिक रेट को बताता है, और E हमारा बेस को बताता है। E हमारा क्या बताता है, बेस बताता है। इसमें भी ऐसे है, पॉपुलेशन डेंसिटी N, R हमारा इंट्रिंसिक रेट बताता है, और K हमारा कैपेसिटी बताता है। आपको मैं बोर्ड एग्जाम में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो बताया है dn/dt इज इक्वल टू RN। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में पूछा है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ R। R क्या सिग्निफिकेंस करता है पॉपुलेशन सर्वे में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट यहाँ से पूछा R क्या है, इंट्रिंसिक रेट को सिग्निफिकेंस करता है R, है ना, सिंपल सी बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ग्रोथ से। लास्ट टॉपिक हमारा फाइनल टॉपिक आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी की, सॉरी पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसिलिज्म, एमनसिलिज्म, 5 टाइप के होते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन।
अब कहोगे म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है जब दोनों लोग का फ़ायदा होता है, जब दोनों स्पीसीज़ का फ़ायदा हो। ये स्पीसीज़ हैं, ठीक है, व्हेन बोथ स्पीसीज़ आर गेट बेनिफिटेड, तो क्या हो जाएगा? म्यूचुअलिज्म। दोनों स्पीसीज़ घाटे में चले जाएं, ठीक है, दोनों स्पीसीज़ का नुकसान हो जाए, बोथ स्पीसीज़ आर लॉसेस, तो हो जाएगा कंपटीशन। प्रेडिशन, एक का फ़ायदा एक का नुकसान। पैरासिटिज्म, एक का फ़ायदा एक का नुकसान। कॉमनसेलिज्म, एक का तो फ़ायदा हो रहा है, एक बेनिफिट में जा रहा है, लेकिन एक का नुकसान भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसका, दूसरे स्पीसीज़ का। एमेंसिलिज्म का क्या होता है कि एक स्पीसीज़ का नुकसान हो गया और एक स्पीसीज़ का कुछ नहीं हुआ। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जाम्पल दी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। और ग्रोथ से तो आप लिख के ले लो, इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ही, ठीक है। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन 5 होते हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो अगर एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो प्रेडेशन में हमने क्या बताया था? एक का फ़ायदा होगा एक का नुकसान होगा, मतलब वन स्पीसीज गेट बेनिफिट अदर किल्ड, अदर स्पीसीज, अगला स्पीसीज मर जाएगा, एक स्पीसीज की फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल्स थोड़े टफ हैं, लेकिन एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल आप लिखोगे। अब प्रेडेशन में आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक शेर था, एक लोमड़ी थी, एक तो शेर ने उसको मार के खा लिया, तो शेर का फ़ायदा हुआ, उसका नुकसान हुआ, लेकिन ये तो समझने के लिए है ना। एग्जाम्पल इसमें दिया था प्रिकली पियर कैक्टस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो इसको कौन कंट्रोल करता था? कैक्टस फीडिंग मॉथ। तो एक एग्जाम्पल आपको ये याद करना है प्रेडेशन का। कॉमनसेलिज्म में क्या होता था? वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज गेट नॉट बेनिफिटेड, नॉट लॉसेस, मतलब अदर दूसरे स्पीसीज का ना बेनिफिट होगा ना लॉस होगा, कॉमनसेलिज्म हो जाता था। कॉमनसेलिज्म में एग्जाम्पल है आपके ऑर्किड ऑन मैंगो, सी एनिमन, ए क्लॉनफिश, ठीक है। तीसरा है हमारा कंपटीशन में क्या होता था? दोनों का नुकसान होता था, बोथ स्पीसीज और लॉसेस, है ना। तो जैसे एबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, किसके द्वारा? गोट के द्वारा, ठीक है। फोर्थ है हमारा म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा होता था, बोथ स्पीसीज आर गेट बेनिफिटेड। तो जैसे हमारा एग्जांपल लाइकेन है, माइकोराइजा है, फिग्स वैप्स हैं। लाइकेन में जैसे फंगाई प्लस ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, माइकोराइजा में फंगाई प्लस प्लांट्स हैं, फिग्स वैप्स। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे इसको, ठीक है। पैरासिटिज्म की बात करूँ तो पैरासिटिज्म हमारा लास्ट है, और पैरासिटिज्म 5 और एक का फ़ायदा होता था, एक का नुकसान होता था, जैसे ह्यूमन है, मैराइन फिशेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरासिटिज्म। तो एग्जाम्पल्स हमने देख लिया किसके? पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। 4 से 5 पेजेस में आपको पूरा चैप्टर कवर अप करा दिया हूँ। इसको नोट्स आप ज़रूर बना लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। वीडियो देखते देखते साथ में ही आप नोट्स बना लीजिए, और इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, और 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देके चला जाएगा। एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो, ग्रोथ वाले से ये भी पूछा गया, ग्रोथ वाले से ये भी पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। जो मैंने दोनों फिगर अलग अलग करके बनाया था, ऐसे देखो, एक अलग करके और ये वाला फिगर अलग करके, दोनों को मैं 2 फिगर बना के आपको इसे समझाया था, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। तो दोनों फिगर एक में करके क्वेश्चन पूछ लिया है। और सेक्शन बी में देखो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है ग्रोथ से। तो ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ग्रोथ से पूछ ले, डिफरेंस करो जे शेप और यस शेप में, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो जे शेप एस शेप में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि आप कहोगे आगे कहने लगो कि आपने पढ़ाया नहीं था भैया, आपने बताया नहीं था। तो जे शेप देखो, ये है हमारा जे शेप और ये है हमारा यस शेप। तो इसमें डिफरेंस आप नहीं बता सकते, इसमें डिफरेंस आप आराम से बता सकते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, बात वही तो आई। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा जे शेप है और ये हमारा यस शेप में है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.